नादरीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं खैरपुर में ऐं मुंहिंजे पस मंज़र में जंहिं इमारत खे अवां ॾिसी रहिया आहियो इहा आहे फैज़ महल, जंहिंखे लखी बंगलो बि चयो वेंदो आहे। हीअ इमारत खैरपुर रियासत जे उन ई शान खे बयानु करे थी जेका केतिरियूं सदियूं जेसीं ताईं मीर टालपुर हुकुमरान रहिया त इहा रियासत बरक़रार रही। पाकिस्तान जे ठहण जे केतिरनि सालनि ताईं बि खैरपुर रियासत जो वजूदु बरक़रार हुयो ऐं पूरी सिंध ते जॾहिं अंग्रेज़नि जो कब्ज़ो थी वियो उन वक़्तु बि खैरपुर रियासत जेका हुई आज़ादु हुई ऐं इन जो जेको हूंदो सो उहो टालपुर हुकुमरान हूंदो। त हीअ रियासत अॼु कहिड़नि हालनि में आहे? हिन रियासत में 50 खां वधीक वॾियूं मिलूं हूंदियूं हुयूं, फैक्ट्रियूं हूंदियूं हुयूं। हिन रियासत में ज़ोरी तालीम जो रवाज जेको उहो कानून जे अमल दरामद हेठि हुयो, जंहिंमें कंहिंजो बि ॿार जेकॾहिं न पढ़े त उनखे बाक़ाइदा थाणे में बंदि कयो वेंदो। ऐं हिन रियासत में उन दौर में छा थींदो हुयो ऐं अॼु पाकिस्तान ठहण खां पोइ हेतिरा साल गुज़री विया आहिनि, हिन रियासत जी छा हालत आहे? त इन सिलसिले में खैरपुर रियासत जे आख़िरी वाली मीर अली मुराद खान टालपुर जो फर्जंद प्रिंस मीर महदी रज़ा टालपुर साहब वो असां सां मौजूद आहे, उन को हाल अहवाल पूछो। ये जो खैरपुर रियासत मीर साहबान के हाथों में थी उस वक्त कैसी थी और आज कैसी है? सिर्फ बजट की तरफ आप देखें तो जो एक्चुअल रियल इनकम है इस इलाके का 200 दफ़ा से ज़्यादा कम हो गया है। आबादी समझिए 10 गुना बढ़ गई है, आमदनी 200 दफ़ा से ज़्यादा कम हो चुका है, यानी आधे % से भी कम रह गई है जो आमदनी मेरे वालिद की होती थी उस ज़माने में बग़ैर टैक्स लेके। यानी रियासत का काम है कि तुम आवाम से टैक्स लेते हो, अच्छा, तो आवाम पे खर्च करो। खैरपुर ऐसी रियासत बन गई थी जो कमाती खुद थी और खर्च आवाम पे करती। अच्छा, ये कमाई कहाँ से आती थी? सनत से जो इंडस्ट्रीज थी पहले आम तौर से जैसा एग्रीकल्चर का था, मगर मेरे वालिद ने सनत लगाए, एग्रीकल्चर टैक्स माफ़ कर दिया। 18 फैक्ट्रियाँ शाही फैक्ट्रियाँ थी, वो बाद में फिर छिन गई और पाकिस्तान बनने के ये जो है निज़ाम होने के बाद, और ये अपनी बाकी प्राइवेट लोगों ने कोई 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगा दी। टीवी था नहीं, मगर रेडियो ईजाद हो चुका था। अच्छा, और रेडियो के स्पीकर के पर्दे यहाँ पे बनते थे, अमेरिका जाके असेंबल होते थे। अच्छा, हमारी कमाई यहाँ लोकल कमाई नहीं थी, हमारे अवाम पे कस्टम ड्यूटी थी नहीं, क्योंकि कमाते ही हम यूरोप से ही थे, वो सारी चीज़ें हमारी यूरोप जाती थी। पाकिस्तान बहुत गरीब। 17 तोपों की सलामी, ये कब तक जारी रही? एक अजीब ड्रामा था अंग्रेज़ों ने शुरू, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अच्छा, और तो दुबई वालों को ज़माने में 3 तोपों को, अच्छा, अबू धाबी को 5 तोप, 7 तोपों की सलामी कतर को थी, और अच्छा, गालिबन आले सऊद को 13 तोपों की सलामी। रियासत का जो इंतज़ाम हुआ पाकिस्तान के साथ, तो वो कैसे हुआ, कब हुआ, कितने साल, और जो मुआहिदा हुआ था वो उस मुआहिदे में जो शर्त वगैरह थी क्या उस पर अमल दरामद हुआ और आपको जो अपने हक थे वो मिले? जाहिर है अब इस मुल्क में आप देख रहे हैं, जिस मुल्क के गरीब के लिए किसी का दिल नरम नहीं हो रहा, तो ये साबिक रूलर्स के लिए इनका क्या दिल नरम होना। ये तो लोगों का जो बेचारे अच्छा खासा 2 दफ़ा दिन में रोटी खाते थे, उनका एक रोटी छीन बैठे, अब उससे उम्मीद रखें कि वो हमारा लिहाज करेगा। पाकिस्तान में अपना रियासत को ज़िम कर लिया गया। जी जी, तो उसमें कौन कौन से हुकूक रियासत के मार ली? सही, वो सारे ही देखिए, रियासत एक सॉवरेन स्टेट। मेरे वालिद के दौर तक और मीर हाजी गुलाम हुसैन उनके बचपने में वो रियासत संभालते थे एज रीजेंट। तो उनकी ताजपोशी 14 साल की उम्र में हो गई। मीर हाजी गुलाम हुसैन टालपुर जो उनके रीजेंट थे, उनको ये पॉलिटिकल एजेंट तो फिर वाइस रॉय से खुद मुलाकात भी करने गए, और उन्होंने ये कहा कि हम
मुसलमानों के लिए मुल्क बना रहे हैं, आप इनका साथ दें। तो जिन्ना साहब घर आके उनसे पाकिस्तान के लिए पैसे ले गए, उसके बाद इन्होंने हर तरीके से उनका साथ दिया, मगर पाकिस्तान का। हाँ बोला अंग्रेज ने था। अच्छा, हाँ, तो उस जमाने में बोला तो था, नाम दबाव तो नहीं डाला था। नहीं, उस जमाने में दबाव की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वह डालते तो वो थे बदमाश, मगर मसला ये था कि उस ज़माने में हम समझते थे कि हमारा खैर ख्वाह है। अब ये अपना थोड़ा सा कुरान पढ़ें तो पता पड़ जाता, अब तर्जुमा कौन करे कुरान का, पता पड़ जाता कि ये कभी खैर ख्वाह होंगे ही नहीं। अच्छा, निसारा। हाँ हाँ, तो ये हमें पता नहीं था कि पूरा पाकिस्तान, यहाँ के जो लोग हैं वो एक समझिए ट्रैप में जा रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए मैं ये नहीं कह रहा, तो गलत ना समझे कि पाकिस्तान एक ये जो है जैसा दूसरे नाइजीरिया, कॉन्गो, रवांडा और ये केनिया और ये जितने जो नए ममालिक बने हुए हैं ना, जिनकी कोई तारीख पुरानी है ही नहीं, बस फलाना पैदाइश का दिन हो गया। अमन अमान की सूरत हाल कैसी थी जब मीरों की बादशाही थी खैरपुर रियासत पर? तो आजकल तो देख रहे हैं अगवा, कत्ल, फुर्लुट, मार धाड़, बस आप बंदा जो है बाहर नहीं निकल सकता। तो वो जो दौर था उसमें अमन अमान की सूरत हाल और ला की सूरत हाल और वो सिपाही वगैरह या कानून का निज़ाम किस तरीके से काम करता है? आजकल तो जैसा डकैती और ये हर जगह पे चल रहा है, ये तो एक बहुत अफसोसनाक बात है और ये बहुत आसानी से ख़त्म भी हो सकता है। जैसा कुछ पहले अरसे पहले की बात है कि मैंने अखबार में वो दिया था, जब लोगों ने बोला था कि इसको तोड़ो, ये संभाला नहीं जा रहा है, डकैती हो रही है और वो ये ज़िले को तोड़ दें। बोलो भाई, ज़िले को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जो 3 शराइत जो थे वो चंद चीज़ें आप शर्तें मान ले। हाँ। जो रियासत के साथ आपने की थी, मेरे वालिद के साथ। अच्छा, तो मेरे वालिद के साथ जो उन्होंने शर्त जो पूरे की थी, उनमें से बस पूरा ना माने, चंद इतना मान ले कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि सॉवरेन स्टेट का तो सुप्रीम कोर्ट तक होता है, जुडिशरी, रेंजर्स और पुलिस के अख्तियारात और बजट वो हमें वापस कर दें। तो ये जो 2 हफ्ते में आपके सारे मसाइल वगैरह ये हल हो जाएंगे, क्राइम और ये जो चीज़ें आपके हैं। आप कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे? ये तो ये देखें ना, तो जब तक करप्शन ना हो, नियत साफ, आप समझ गए? हाँ। करप्शन ना हो, नियत साफ हो, जादू की छड़ी वो रियासत के ज़माने में भी तो हमारे पास नहीं थी, मगर कोई अमन अमान का कोई मसला उस ज़माने में था। 7 या 8 साल में कभी कभार, कभी 10 साल के बाद कोई कत्ल हो जाता था। हाँ। तो लोग उस दिन, शहर के लोग उस दिन घर में खौफ सा फैल जाता था, लोग खाना नहीं पकाना, खाना ही कोई नहीं पकाता। अब एक दिन में 50-50 लोग। हाँ, आजकल ये वाला हिसाब है कि 50 लोग एक दिन में मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, बस चले जा रहा है, समझ रहा है कि किसी वक्त मेरी भी बारी आ जाएगी, ये सोचते हुए। आपको वजीफा कितना मिल रहा है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से? ये C क्लास स्टेट का अभी मिल रहा है। ये इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया था, बेचारे नवाज शरीफ जब थे अपने आखिरी दौर में, आते ही मेरे वालिद का वो जो है वो कम करवा दिया। अच्छा, तो वो होना था 1,20,00,000 नवाब जूनागढ़ के, 1,20,00,000 मेरे वालिद के होते, मगर उन्होंने उसको 80 लाख वो भी मेरे वालिद पूरा राय खुदा दे देते हैं। वो उसका खर्चा होता है 80 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान वो मेरे वालिद जो उसको राय खुदा ही खर्च करते हैं। जैसे अभी ये फैज महल है, एक है दिलशाद मंजिल बाली के बंगलो, एक है शीश महल कोडी जी में जो महलात हैं वगैरह, उनकी क्या पोजीशन? भाई शाही महल का तो रिपेयर चल रहा है। हेरिटेज फाउंडेशन ने बहुत साथ दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, ट्रायल एंड एरर बेसिस है कि नहीं, एक ये चीज़ें अब इस ज़माने में होती नहीं
تو وہ چیز کرنے کے لیے مستری کو خود سیکھنا پڑتا ہے. ہاں پہلے ہاں تو اس طریقے سے تو یہ کافی مشکل کام ہے، مگر اس میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے. ہیریٹیج اچھا. فاؤنڈیشن اس وقت جنگوں کی نشانیاں، مثال تلواریں، ڈھالے اور جو توپیں، لباس اور اپنا جو گولڈ کی چیزیں، چاندی کی چیزیں یا اینٹیکس، کیا کیا بچا ہوا ہے؟ نہیں بہت کم بچ گیا. آپ اچھا. سمجھیے نا، کافی جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ آ گئے سخت غربت میں، لینڈ ریفارم ہاں. وغیرہ، کیونکہ لوگوں نے تو قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اچھا. نہیں دیا نا، اور پھر ان کا مطلب غربت شدید ہو گئی تو وہ بیچ ڈالے. ہمارے پاس پہلے سے کم تھا، ہم نے زیادہ یہ چیزیں جمع کی نہیں تھی، رشتہ داروں کا شوق تھا. اچھا. تو ان کے بزرگوں کا تو وہ تو چلے گیا. یعنی وہ انہوں نے بیچ دیے. ہاں کافی ادھر ادھر بک گئے. پھر یہ ہے کہ کئی ہمارے یہ چیزیں جو ہے، اب جیسا وہاں نیو یارک میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ ہے وہاں پر، وہاں پہ یہ پورے جو تالپور کا جو زیرہ ہوتا ہے سر سے پیر تک، وہ پورا وہاں پہ پورا کا پورا وہاں پہ ہے. پرانے ہتھیار وہاں میوزیم میں. اچھا. جب میں وہاں پڑھتا تھا تو میرے دوست، ان کو خبر نہیں تھا میرے فیملی بیک گراؤنڈ کا. اچھا. تو وہ ایک دم وہاں گئے اندر. وہ بہت بڑا میوزیم ہے، دنیا کے ٹاپ میوزیم میں سے ایک ہے. تو جب اندر گئے تو ایک دم ہنستے ہوئے میرے طرف، اچھا ارے بھائی تمہارا نام ادھر کیسے؟ بولے میرا نام تو ادھر کا کیا ہوگا. پھر دیکھا تو وہ رشتہ داروں نے ہمارے رشتہ داروں نے بیچالا. اب کوئی ایسا یہ مطلب ایک چند پیسز کے علاوہ اور زیادہ. یہ جو توپ خانہ تھا پورا خیر پور ریاست کا توپ خانہ، جس میں مریم توپ سے لے کے پرچوگیزوں کی دی ہوئی بڑی بڑی توپیں تھیں، ابھی وہ بہت چند اور گنی چنی بچی ہوئی ہے. یا تو وہ کسی ڈی سی کے بنگلے کے باہر لگی ہوئی ہے، کہیں پہ ایس پی کے بنگلے کے باہر لگی ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ لاہور میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور ساری وہ جو توپ خانہ تھا اس کو بھی چرا کے. کئی توپ تھے، جیسا امام گنج کے قلعے کے توپ تھے، گھوٹارو کے قلعے کے توپ تھے، شاہ گڑھ کے توپ تھے، گرسیا کے توپ تھے. یہ سب قلعوں کے توپ ہیں. جیسے جیسے علاقے چھلتے گئے ادھر سے یہ سارے کے سارے واپس آتے گئے، یہاں جمع ہوتے گئے. اور پھر پہلے اس پہ تھے، مگر پھر ان کا وہ ایوب خان کے زمانے میں وہ اٹھا کے لے گئے، ان کو پتہ نہیں کہاں لے گئے، بیرون ملک بیچ دیا یا وہاں پنجاب میں. یعنی یہ جو گئی ہیں ایوب خان کے دور میں گئی. ہاں ایوب خان کو اوپر سے قلعے سے پھینکنا شروع کیا. اچھا. ادھر سے پھینکتے تھے اور اٹھا کے جگہ جگہ، تو کئی چوری ہو گئے قلعے. تو اچھا ریاست کے دور میں چند توپیں یہاں لا کے رکھ دیے تھے فیض محل کے. یہاں پہ کتنی ہے تقریباً؟ یہاں پہ میرے خیال 9 ہوں. 9 توپیں. تو ریاست کے دور میں لا کے چھوٹے سائز والی چھوٹی چھوٹی توپ. ہاں چھوٹی اور درمیانی سائز والے توپ کو یہاں پہ لا کے رکھ دیے تھے ڈیکوریشن پرپسز کے لیے. وہ ابھی تک ہیں. کوٹلی جی کا قلعہ دیکھ رہے ہیں آپ، سیاحوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، گاؤں دیہاتیوں کے لیے بھی ایک ایسی جیسے ایک بہت ہی تفریح کا، ہسٹری کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. یہ اب کس کے ہاتھوں میں، اور اس میں لائٹنگ وغیرہ رینوویشن یہ کون کرا رہا ہے؟ کیا اس میں بھی آپ کی دسترس ہے؟ نہیں وہ میرا سنتے نہیں، اگر سن لیں تو تھوڑا سا میں ان کو اچھا وہ دوں. کبھی کبھار سن بھی لیتے ہیں. اچھا. کئی جگہوں پہ، مگر اب یہ ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس. اچھا جی. اور اس پہ کچھ وہ پیسے وہ خرچ کرتے ہیں. اب میں نے ان کو منسٹر ہیں ان کے، وہ ہینڈل کرتے ہیں. اب ان سے میں نے ان کو بار بار کہتا رہتا ہوں، مگر جب وہ رسپانس کریں گے تو وہ جو بیٹلمنٹ بن رہا ہے نا، جس کے پیچھے انسان چھپ کر وار کیا کرتا ہے، اگر کوئی گولا آئے توپ کا تو اس کو لگے وہ بچ جائے، یا گولی لگے یا تیر آئے تو وہ اس کے پیچھے. تو وہ ہوتا ہے انسان کے کمر سے لے کے اس کے سر سے تھوڑا اوپر. تو اس کا ڈیزائن ہی غلط بنا رہے ہیں لگاتا ہے. تو وہ بد شکل کیے جا رہے ہیں قلعے کو. اب سمجھا کے یعنی اس کی رینوویشن کر رہے ہیں، اوریجنل شکل میں نہیں، وہ اپنی انجینئرنگ کر رہے ہیں. وہ بیچارے کر رہے ہیں، چلو غنیمت کر تو رہے ہیں. میں تو یہی شکر کر رہا ہوں. نہیں تو وہ شکل نہ بگاڑ دے. جب تک پاکستان گورنمنٹ کا پاس تھا تو اس کو
तो शिकायत कर कर के थक गए थे। सिर्फ 500 रुपए उन्होंने दिए थे किसी वक्त, तो भाई चलो इसका कुछ करो। वो भी मेरे ख्याल सिंध गवर्नमेंट ने 500 रुपए किसके लिए दिए? मोदी जी के किले के लिए। यानी जो इसको बनाओ। हाँ, अब इसके अब 500 रुपए से ये क्या? कौन सा वक्त था? ये मेरे ख्याल 90s, लेट 90s। अच्छा, हाँ, ये तो 500 रुपए इतना बड़ा किला है, देख रहे हैं 500 रुपए की तो ईंटों का आधार नहीं, भी। मगर अल्लाह का शुक्र है उधर उनको, चलो खुद ये सिंध गवर्नमेंट को तो दे दिया है। हाँ, यही गनीमत है। ये अपने मगर घर अब- में आ गया समझो। बस अब सिंध गवर्नमेंट आगे देखे। कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ, उसमें एक नुक्ता ये था कि हर ट्रेन जो है वो रुकेगी खैरपुर स्टेशन पे, और जो मिल है ये बंद नहीं होगी। ये जो है तालीम के इदारे हैं वो कायम होंगे, और जो है अपना एक तिब खाना, वो तिब खाना भी एक था रियासत। इस वक्त 8 थे। 8, लेकिन उस वक्त वो तिब खाना एक वाकई मौजूद है, बाकी कोई शर्त जो है ना ट्रेन के लिए ना कुछ नहीं, वो भी मतलब बंद कर दिया क्या वो? चलाने वाले जो हैं, जो पुराने चलाने वाले, वो बेचारे चला रहे हैं अच्छा, वो खाना वगैरह, मगर अब वो फंक्शनल नहीं, यानी कि वो जो उसको चला रहे हैं उनमें अब वो हुनर नहीं रहा जो उनके बुजुर्गों में था। वो जो आमदनी थी रियासत की, जहाँ वो बादशाही जो खर्चा था, जहाँ वो पैसा जो आ रहा था, उसके बजाय आज जो आपकी यानी कि हुकूमत की तरफ से जो 80 लाख भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी जो है सरकार जो है वो गरीबों में बांट रही है। तो ये इतनी महिला, इतनी जगह, फिर कैसे उनका काम हो, कैसे उनके नहीं, खर्चे- इसकी अगर वो हम अपना जो छोटा मोटा जो बचा कुचा है उससे चला रहे हैं, और जाहिर है ये घर के हालात अच्छे नहीं है, आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। तो मगर ये कोई दुख की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। मसला ये है कि देखो, जब ये महल शानदार था तो यहाँ के लोग खुशहाल थे। अब यहाँ के लोग बदहाल हुए, ये महल भी बदहाल यानी हुआ। महल जो है उनकी कहानी बता रहा है। जो अपनी- आज हमारा जो हाल है, बुरा हाल है, हाँ। वो आवाम के साथ है। आपका कभी ऐसे मूड हुआ कि सियासत में हिस्सा लें और जो है अपना आवाम की खिदमत उसी तरीके से करें? हाँ, लोगों ने बहुत, जब मुझे छोड़ा, मैंने अपने लोगों ने सताया इस मामले में मुझे बहुत, मगर मैंने अपने वालिद से बात की और मेरे वालिद ने कहा अब ये वो लोग रहे नहीं। एक शहजादे के ज़िंदगी में और एक आम गरीब के बच्चे की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है आज आज? नहीं बाबा, फ़र्क असल में सबके लिए एक चीज़ होती है नॉर्मल। अब जो वो नॉर्मल चीज़ एक नॉर्मल हो जाती है ना, हाँ, फिर उसका ऊपर और नीचे होने से खुशी और गम का वो पड़ता है, जो भी उसका नॉर्मल हो। आजकल तो हालात बहुत ही अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये शुक्र है अल्लाह का कि साइंस की तरक्की हुई है, नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, हाँ। हाथ में मोबाइल फ़ोन हो गया है, रोज़गार की उसकी वजह से दरवाजे कई खुल गए हैं, तो ये एक सहूलत हो गई है। बाकी हालात तो अभी रियासत फ़िलहाल अपना काम अंजाम नहीं दे रही। अच्छा, अभी ये जो मेराणों की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो अभी उसकी कौन देखभाल कर रहा है? और किसकी? अभी वो मेरे अंडर नहीं है, वो हाँ। मेरे वालिद इस हाल में भी वो उन्हीं के मैनेजर्स के नीचे है। वो अच्छा। खुद ही मैनेज करते हैं। और आजकल ये सैलाब आया था तो कई हज़ार हमारे पुराने दरख्त मर गए। कभी सिंध की तारीख में ही ऐसा सैलाब नहीं आया जो बरसात से 25 फुट पानी ऊपर जमा हो गया था, और उसको 4 महीने तक पानी खड़ा रहा। और दरख्त की ज़रूरत है कि ज़मीन सूखे, क्योंकि जड़ भी सांस लेती ये है। कितनी दरख्त यानी कि वो तो सैकड़ों साल पुराने हज़ारों दरख्त मर थे। गए। अभी फिर रीप्लांटिंग होनी है, सारे ब्रीडिंग स्टेशंस की दीवारें गिर गईं, बहुत बड़ा सदमा आया है। अच्छा, ये जो दरख्त मर गए जी, उनका क्या हुआ? बस मर गया उसको, बस वो उसको काट के वो जो है मैनेजर है वो उसको बेच रहे हैं, और हाँ। उसी को बेचकर उससे जो गिरी हुई दीवारों को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। कई जानवर निकल गए बाहर जाके, उनको ये गीदड़ों ने खा लिया। तो ये जो तबाही आई, हाँ, कितना फीसद उसका जो है वो तबाह हो गया? मैं तो 100 कहता- में से
काफ़ी तबाह हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब देखिए ना, जंगल को ऐसा उसने आपको वो क्या शजरकारी, नीचे था क्या? हाँ, सबसे लो लाइंग एरिया ये था। अच्छा। तो उसमें ये मसला ये है कि जंगल में ऐसे पौधे रखने होते हैं जो पूरा साल ग़िज़ा देते रहें जानवर को, हाँ। क्योंकि ये कोई बंद पिंजरा तो नहीं है जहाँ जिसके थ्रू आप कोई खाना पहुँचा सकेंगे। तो पूरा साल का ग़िज़ा जानवर का वो जंगल में होना, एक ताकि एक इकोसिस्टम चले। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा वहाँ पे जाए, काफ़ी मुश्किल है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? करारदाद पाकिस्तान पे आप अमल करें। क्या ज़रूरत है वहाँ पे? देखो ना, अगर आपका बच्चा पैदा होगा, आपने बोला भाई कोई गैर पाल ले, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, हाँ। वो आपके बच्चे से वैसे मोहब्बत नहीं। करेगा ही नहीं जैसा आप हाँ। करें। जैसा आप उसकी तकलीफ पे तड़पेंगे, परेशान होंगे, वो तो भली मर जाए तो मर जाए, मुझे उसको क्या पड़ी है गैर को। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने सिंध को, खैरपुर सिंधी का ही हिस्सा है समझिए, हरा दिए। थोड़ा सा पैसा जिसके पास भी आता है वो पाकिस्तान से भागने की बात करता है, दूसरे मुल्क में चला जाता है, दुबई चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, यूके चला जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा उसको अल्लाह ने दिया है तो वो यहाँ से निकलने के चक्कर है। ये क्यों लोग ऐसे निकल रहे हैं? हर तबका निकल रहा है, हर तबका। गरीब भी जा रहा है, जो जा सकता है जा रहा है। गरीब डंकी मार के जा रहा है। डंकी मार के नहीं, हाँ। वो उसकी मजदूरी की भी तो ज़रूरत है ना दुनिया को। हर तरीके, हलाल तरीके से या जायज़ या नाजायज़ तरीके से जा रहा है। प्लान है IMF और वर्ल्ड बैंक का, ये प्लान उनको किसने दिया है? इसी लड़के ने बना के दिया। और मकसद खुद बता रहा है। मकसद क्या बता रहा है? मकसद है तीसरी दुनिया को हमारा गुलाम रखना। जब ये दूसरी जंग अजीम हुई और यूरोपियन एम्पायर जो थे उनका कमर टूट गया हिटलर के हाथों, तो उस वक़्त ये अपना एम्पायर अब बाकी रख ना सके, अब हाथ से जाना ही जाना था। उन्होंने बोला क्यों ना हम, वो गोरा जो है वो करता है कंटिजेंसी प्लानिंग, यानी अगर प्लान ए फेल हो गया तो एक दूसरा प्लान उस जगह पे होना चाहिए। हाँ। तो दूसरा प्लान उनका ये था कि हम असल किसी मुल्क को, जो मुल्क जिसको फतह किया है हमने, उसको दोबारा हम बहाल नहीं करेंगे, झूठे मुल्क बना लेंगे। एक कौम को लेंगे, साथ में 2-3 और कौम मिला लेंगे, कहीं एक कौम का आधा इलाका काट के किसी और को दे देंगे आधा। अब क्या होगा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, गैर लोग हैं। बहुत आसान सी बात है, आपका घर कोई बुलडोज कर ले, मोहल्ले के 4-5 घर और भी बुलडोज कर दे और एक बड़ा हाल बना दे, अब बोले सबकी फैमिली अब इकट्ठे रहेगी, तो बच्चे बच्चों से लड़ेंगे, औरतें औरतों से लड़ेंगी, प्राइवेसी ना होने पर, और फिर मर्द बीच में पड़ जाएंगे, खून खराबा होगा। आप समझ गए ना? तो ये जो है, तो एक होता है इत्तेहाद, आपस में दोस्तों का साथ, और एक होता है कि एक बदमाश दूसरे को ऊपर छा जाए, भाई ये इत्तेहाद है, मतलब तुम मेरे गुलाम हो गए। तो ये हमारे पास ये लानत आ गई पूरी तीसरी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में। और इसने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है, जहाँ लोग आपस में नहीं बन सकते ना, अब जैसा यहाँ सिंध काट का झगड़ा, बलोचिस्तान का झगड़ा, और वो फिर वो अब कितना भी हम वोट करें, वो तो ऐसा है कि हम वोट को आग लगा दें तो बेहतर है, क्योंकि पंजाब जो वोट करे वहाँ से चंद वोट मिल जाते हैं, पंजाब के 10% वोट भी इधर उधर हो गए, हमारे वोट की तो कोई कीमत है ही नहीं। तो फिर तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? यानी करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक आप चलो ना, जो आपने वायदा किया था कि ये रियासतों का वो बनेगा, कॉन्फेडरेसी बनेगी, और आप उसने कहा ना कि कोई और निज़ाम, आप कोई और किस्म का आइन कामयाब होगा ही नहीं। और कौन सा आपने आइन पाकिस्तान में कामयाब देखा है? जो आइन आया वही जो उसने कहा वो पूरा भी हो गया। करारदाद पाकिस्तान 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन आज तक आपके सामने जो कह रहा है वो साबित भी हो गई है। अब आंखें खोलो, ये है आपके पाकिस्तान की बुनियाद।
تو بنیاد ایک جگہ پہ، عمارت آپ نے دوسری جگہ پہ. جو گورا کہتا تھا کرتے آئے، جیسا ہماری ریاستیں ختم ہوئی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. آپ سمجھئے نا، ریاستیں ڈیولپ کر رہی تھی، خوشحالی بڑھے جا رہی تھی. اب ان کو چبھ رہی تھی. یہ انگلینڈ کے اخباروں میں بات چھپنے لگی، اور ہمارا جو اس وقت جو کرتا دھرتا تھا وہ تھا جنرل اسکندر مرزا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ سے جب تک انگلینڈ نہیں گیا تو ہمارا بھائی تھا. انگلینڈ پتہ نہیں کس آفیشیل بزنس سے گئے، ادھر سے واپس آئے تو ساری ریاستوں کو ختم کرنا ہے بھائی. وہ سب نہیں، صرف 3: خان قلعہ، خیر پور اسٹیٹ اور بہاولپور. کسی اور کو انگلی بھی نہیں لگانا چاہیے. ویسے یہ سوات وغیرہ یہ بھی ایسی کی ریاستیں یہ تھیں، مگر ان پہ تب ہاتھ لگایا جب انہوں نے علاج اور تعلیم مفت کر دیا. اچھا. ہاں، تب ان کو مٹایا. جب چترال اور سوات نے اسکول بنانا شروع کیے، وہ کیا، تب ان پہ حملہ اچھا، ہوا. اس سے ایسا پہلے نہیں ان ہوا پہ کہ حملہ سب نہیں ہوا. ریاستیں آپس میں جو ان کے حکمران تھے وہ آپس میں اتحاد کر کے اور جو ہے اپنے حق کے لیے بات. ہمارا علاقہ جڑا ہوا نہیں تھا، ہاں، کٹے ہوئے تھے ایک دوسرے سے دور دور کے. دور. کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل، پھر یہاں پہ آپ آئے، جی ایک بڑا عرصہ آپ نے باہر گزارا، جی. تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی جو تعلیم وہ کہاں حاصل کر رہے ہیں، کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ بس میں اپنے جو شاہی خاندان کن حالات میں ہے وہ یعنی کہ میں اپنے بس بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور ان سے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اب تو دبئی نزدیک ہے، ہاں فوراً تعلیمی ادارے ادھر ہیں، ہاں اس میں وہ پڑھ رہے ہیں. میرا جو بڑا بیٹا ہے، چھوٹا جو ہے وہ فی الحال ابھی سمجھو میٹریکولیٹ کریں گے اپنا. اچھا. یا میٹریکولیٹ کی بجائے او لیولز کہتے ہیں اسے، وہ کرنے کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا ان کا. تو آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے تھا امریکہ میں ایک یونیورسٹی تھی، اس کی کیمپس تھی، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک. وہاں پہ میں پڑھا تقریباً 4 سال، یا مطلب 3 دفعہ میں نے اپنے وہ بدلے، میجرز بدلے. کیونکہ میں نے کمیونیکیشنز کیا. مربلا یہاں تو اس کی آزادی ہے ہی نہیں. اچھا، آپ سمجھ گئے. تو مجھے پڑھ کے میں وہاں جا کے فائدہ کیا فائدہ. پھر کیا لیا؟ پھر میں نے وہ چھوڑ کے میں نے آیا اس میں یہ سوشیولوجی میں. اچھا. کہ جب تک مجھے کو سمجھ میں آئے کہ لوں تو کیا لوں. اچھا، میں خوش تھا کہ میں ادھر ہوں اور یہاں نہیں ہوں، کیونکہ یہاں کی زندگی پریشانیوں سے بھری. اب واپس آیا ہوں، پھر پریشانیوں میں جھنجھٹ میں پھنس گیا. باہر جاتے ہیں تو ایک سانس آدمی کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے. تو خیر یہ اپنا تو بچے کو میں نے اب سب کو باہر ہی بھیجوں گا. اب دور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے اچھے تعلیمی ادارے یہاں گلف میں پہنچ گئے ہیں. اور دوسرا ماحول یہ ہے کہ اگر بچہ برائی کی طرف نہ جائے خود، تو ایک پاک ماحول ہے وہاں. امریکہ اور ان جگہوں کا اب تو وہ لوگ تو جیسا بالکل نہیں، تو دبئی کے ماحول پاک ماحول سمجھتے نہیں. وہاں آپ چاہیں اچھا ماحول بھی مل جائے گا، چاہے برا ماحول. وہاں پہ صرف جدھر پلٹو برا ماحول. اپنے دکھڑے چھیڑتے ہیں، یا کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں اس دور کی، عروج کی. ہاں نہیں، وہ بیچارے جب میں بزرگ جب حیات تھے تو وہ ہمارے کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو جاتا. تو میں اپنے والد سے کہتا تھا یہ روتے کیوں ہیں؟ تو میرے والد تو بات کرتے ہی نہیں کہ پرانے زمانے کا کوئی ذکر ہے. تو دوسروں سے جو مجھے پتہ پڑا، یا پرانی ریاست کی چھپی ہوئی کتابوں سے، یا عوام نے جو بتایا، تو اس سے مجھے پتہ پڑا ریاست کا. میرے والد پرانے زمانے کی بات ہی نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ میرے والد نے کہا تھا، وہ نیدرلینڈز کا وہ ڈیولپمنٹ کا وہ دیکھ رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹری تھی. یہاں پہ چھوٹا سا ملک ہے، خیر پور اسٹیٹ کی طرح نیدرلینڈ. اس میں ایک پورا وہ چل رہا تھا، یہ کس طریقے سے وہ ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ایک دم میرے والد کی ہائے نکلی کہ میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا جو ان لوگوں نے میرا ملک چھین لیا. یہ میرے والد نے بس یہ ایک جملہ سنا سرکار سے، اس کے علاوہ میں نے کبھی نہیں سنا. اچھا، کوئی شاہی خزانہ وغیرہ بھی چھوڑا؟ نہیں، شاہی خزانہ وغیرہ تو ہیرے جواہرات، سونا، یہ سارا ہوتا تھا منوں کے حساب سے، ٹنوں کے یہ حساب سے. ٹریجری ہوتی تھی. اچھا، شاہی ٹریجری.
अच्छा, हमारे यहाँ शौक नहीं था ज्वेलरी का हमारे बुजुर्ग, अच्छा इसलिए तो ये सारे ये चीजें हुई है। जो जो मीर अली नवाज भी बेतहाशा सखी थे, हाँ रियासत को कंगला कर गए, जो मांगता था उसको दे जाते थे, जो अच्छा। मांगता था उसको दे जाते नहीं, वो तो जो बाली के माइटर वगैरह थे उनको दे रहा था ना। नहीं, ये ऐसा लगा ऐसा हाँ लगा ऐसा कि सब उसको दिया। हाँ मगर उस जमाने में अल्लामा इकबाल भी तो सिर्फ इकबाल बेगम नहीं, हाँ। अल्लामा इकबाल भी तो आया करते थे ना, शाही हाँ, महल में ठहरा अच्छा, करते अच्छा, थे। वाह, तो ये वाह। यानी अल्लामा इकबाल भी यहाँ आया हाँ, हुआ वो है। बस उनको वजीफा मिलता था भोपाल से, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे अच्छा बैरिस्ट्री, अच्छा अच्छा। वजीफा मिलता था भोपाल से, बावलपुर से, और हमारे पास भी आया करते थे, और खुफिया मीटिंग रहती थी उनकी और मीर अली नवाज की। क्या फील होता है जब एक बादशाह किस्म का और अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीनें, अपनी ज़राअत अपनी बेचने पे मजबूर? भाई वो तो अजियत होती है, जाहिर है दुख होता है, मगर सबसे बड़ा दुख ये होता है कि लोगों पे जब जुल्म होता है और हम बेबस बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। हर चीज़ हाथ से जा रही है और दुख जो है अपना हाँ ये गरीबों हाँ ये भी यानी बड़ी तो तकलीफ रोक भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते किसी के लिए। बाबा, सबसे जो बड़ी दौलत है ना हर आदमी के लिए, वो अल्लाह। इससे बड़ी दौलत हमारे पास कोई है, और ये कुछ भी कर लें, ये इसको छीन नहीं सकते। तो हम सुकून से हैं, हम तमाशा देख रहे हैं, और हमारे अल्लाह ने हमें कम से हम जलील बंदों को इस मकाम पे रखा है कि हमारे पास कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं आखिरत के। हमें पता है इन लोगों का हाल होना क्या है आगे जाके, जिन्होंने बुरा किया है। खैरपुर रियासत के आखिरी वाली मीर अली मुराद खान टालपुर जो फर्जंद प्रिंस मीर महदी रज़ा टालपुर, तव्हां उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त खैरपुर रियासत अॼु बि माना को अहिड़ो ज़िलो न आहे सिंध में जेको खैरपुर रियासत खां वॾो हुजे, ऐं ॿियनि ज़िलनि खे ॿ टे ज़िला ठाहिया विया, पर खैरपुर रियासत सां इहो मुआइदो थियल आहे त हिन ज़िले खे टोड़े नथो सघिजे, हिन मां 2-3 ज़िला नथा ठाहे सघे। ऐं उन खां पोइ पुराणो दौर हो, हिते नाज़ हाई स्कूल हो, उन नाज़ हाई स्कूल में 6 जेके आहिनि वज़ीर आला सिंध जा, उहे उन नाज़ हाई स्कूल में पढ़िया आहिनि, जेको मीरनि जे ताउन सां, ऐं रईस अमरोईअ खां वठी अलामा इकबाल ताईं पंहिंजो वॾनि वॾनि शाइरनि ताईं जेके आहिनि, तालीमदाननि ताईं, उहे जेके आहिनि हिन रियासत जा वज़ीफ़ा ख़ार हुआ। ऐं हीअ रियासत हुई जंहिंमें सवे इंडस्ट्रियूं हुयूं, मिलूं हुयूं, कारखाना हुया, हुनरी तालीम जा मरकज़ हुया, तालीम हिते तमामु घणी हुई, सिहत जे जेके आहिनि केतिरा ई इस्पताल हुया, ऐं वॾो अमन अमान हो, सालनि में को खून थींदो हो, ऐं उनजी वरियनि ताईं किसा कहाणियूं ॻाल्हियूं हलंदियूं। अॼु हिन मुल्क जी हीअ हालत आहे, माण्हू राति जो ॿाहिरि नथो निकिरी सघे, ऐं अहिड़े वक़्त में हीअ रियासत जा फरमान रवा बादशाही घराणो शहज़ादा, उन्हनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ऐं यकीनन ख्वाबनि जे जेको आहे इंसानु सहारे ज़िंदा आहे, ऐं हिकिड़ो ॾींहुं थी सघे थो अहिड़ो अचे जो हीअ रियासत वरी बहाल थिए। कैमरामैन जावेद गुनियो, नसरुल्ला बम्बरो ऐं ज़ेब अली बॉम्बे सां इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान शौकत मीनारी खे सदाईं।